Yes, on the board. Class. Now, let's start the topic polarization on the board. देखो, lecture flow of this topic is first of all we have to discuss the basics of polarization कि polarization होता क्या है, ठीक है? Polarization हम करते कैसे हैं, ठीक है? Next part is we have to cover Malus law. Third is Brewster's law. Then there is the applications of polarization. Next is the numerical. ठीक है? So फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज पोलराइजेशन. इधर देखो बोर्ड पे पोलराइजेशन का हमने बेसिक जो डेफिनेशन की दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग द पोलराइजेशन का मीनिंग है रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave. Class इधर देखो बोर्ड पे. Yes. On the board. Yes. Look at this diagram. We have a fixed pole. Fine. And we have a rope. अगर मैं इस रोप को हल्का सा यहाँ पे शेक करूंगा, ठीक है, so kind of wave that are produced in this rope is fine, ठीक है, the kind of wave, the kind of disturbance that is produced in this rope is like this. अब इधर देखो, ये हमारी रोप थी, ठीक है, उधर हमारा फिक्स पोल है. मैंने इस रोप को जब हल्का सा डिस्टर्बेंस दिया, ठीक है, the kind of wave that is produced in this rope is this. अब अगर मैं इस रोप में जो वेव हमारी प्रोड्यूस हुई है, दिस वेव इज अ पोलराइज्ड वन और अ अनपोलराइज्ड वेव, पहले उसको देखते हैं, ठीक है. देखो, जैसे ही मैंने इस रोप में डिस्टर्बेंस क्रिएट की, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या है? सामने की तरफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. इधर देखो बोर्ड पे, मैंने यहां से हल्का सा जब डिस्टर्बेंस क्रिएट की, वेव का मतलब क्या होता है? वेव इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस. मैंने जब यहां से हल्के से डिस्टर्बेंस को इनिशिएट किया, डिस्टर्बेंस को इनिशिएट करते ही जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो क्या है? सामने की तरफ है, ठीक है. इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, जो हमारे पार्टिकल्स है, व्हाट आर द वेरियस पॉसिबल डायरेक्शंस इन व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ दिस रोप विल प्रोपेगेट. या तो पार्टिकल ऊपर जा सकते हैं या पार्टिकल नीचे आ सकते हैं, या पार्टिकल ऊपर जा सकते हैं या पार्टिकल नीचे आ सकते हैं, ठीक है. अब अगर इस वेव को मैं ध्यान से देखूं, इस वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या है? माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग. और जो पार्टिकल्स की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, इधर इट कुड बी इन द प्लस वाई डायरेक्शन और इट कुड बी इन द माइनस वाई डायरेक्शन. तो कहने का मतलब क्या है? जो हमारे पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की डायरेक्शन है दैट इज अ फिक्स्ड डायरेक्शन. तो यहां से जो हमारी वेव सेटअप हुई इस रोप में, दैट विल बी अ प्लेन पोलराइज्ड प्रोग्रेसिव वेव. ठीक है, ध्यान से क्लियर हो रहा है कि पोलराइज्ड वेव का मीनिंग क्या है? देखो, अब मैंने पोलराइजेशन का मतलब क्या बताया? रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. ठीक है, अब देखो पोलराइजेशन का बेसिक मीनिंग क्लियर करने के लिए ये चीज देखो, कोई भी हमारी नॉर्मल लाइट है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल हमारा कोई लाइट सोर्स है, ठीक है. एक लाइट सोर्स से जो हमारी लाइट निकल रही है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फाइन, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीन फैक्टर्स होते हैं: इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, एक मुझे पेन दो. इधर देखो, यस, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारी एक लाइट है, ठीक है, ये हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारी स्पेस में ट्रेवल कर रही है. दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑन द बोर्ड. रेड जो कलर पेन है, रेड पेन शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ब्लैक पेन शोज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और जो हमारा ब्लू पेन है जो सामने की तरफ आ रहा है, दिस शोज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ठीक है, तो ये जो हमारी लाइट है, ठीक है, नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट है, जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट किसी भी सोर्स से एमिट होती है, दैट इज अ अनपोलराइज्ड लाइट. ठीक है, पहले तो एक अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट में डिफरेंस क्या होता है उसको क्लियर करते हैं. ठीक है, फिर पोलराइजेशन का तुम्हें मीनिंग क्लियर हो जाएगा. इधर देखो, ठीक है.
तो ये हमारी एक ओरिएंटेशन है लाइट की, ठीक है। जो हमारा लाइट सोर्स है, कोई भी बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उससे हमारी ये लाइट इस तरीके से निकल रही है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हो क्या रहा है, इधर देखो, तुम्हें देखने से ये लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर y डायरेक्शन में फिक्स है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन x डायरेक्शन में फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर z डायरेक्शन में फिक्स है। अब जरूरी नहीं है कि लाइट सोर्स से जैसे ये लाइट हमारी हम तक बढ़ रही है, ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से रहे। ये कॉम्बिनेशन स्पेस में ट्रेवल करता करता अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता रहेगा और ये इस तरीके से चेंज करेगा कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। सो व्हेनेवर अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन स्पेस, आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हेनेवर अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स इन द स्पेस, electric field vector, magnetic field vector and direction of propagation, all the three factors will remain mutually perpendicular to each other, but इन तीनों की mutually perpendicularity इस तरीके से maintain रहेगी कि ये तीनों अपनी डायरेक्शन तो चेंज करते रहेंगे बट उनकी डायरेक्शन इस तरीके से फिक्स रहेगी कि ये तीनों आपस में mutually perpendicular रहें। फॉर एग्जांपल इस टाइम ये ऐसे हैं, हल्का सा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, ये भी हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और ये भी हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, इस तरीके से कि तीनों की थ्री वे परपेंडिकुलरिटी मेंटेन रहे। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी जो तुम्हारी अनपोलराइज्ड लाइट होती है, एक अनपोलराइज्ड लाइट में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, उनकी ओरिएंटेशन सभी की सभी डायरेक्शंस में पॉसिबल होती है। इधर देखो बोर्ड पे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, अगर लेट्स से हमारी कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस हर पॉसिबल डायरेक्शन में पॉसिबल है। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकता है, ऊपर भी वाइब्रेट कर सकता है, नीचे भी वाइब्रेट कर सकता है, इधर भी वाइब्रेट कर सकता है, उधर भी, किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। बट ये वाइब्रेशन इस तरीके से होगी, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सामने की तरफ होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तुम्हारा ये आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी इस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। सो इन केस ऑफ अ नॉर्मल और अनपोलराइज्ड वेव, direction of propagation of electric field vector is possible in all directions। ये हमारा एक normal unpolarized wave है। Polarization process क्या होता है? Polarization process is restricting the vibrations of light in a plane perpendicular to the direction of propagation of wave। हमने क्या करना है? Polarization में हमने क्या करना है कि एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव को सेट कर लेना है कि मैंने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव को सेट कर ली, मान के चल लिया मैंने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एक्स एक्सिस में सेट कर ली। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन सिर्फ ये पॉसिबल है। तो अब अगर ये एक नॉर्मल अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी मैं पोलराइजर के थ्रू पास करूंगा, तो जितनी भी वाइब्रेशंस हैं जो इस डायरेक्शन में हो रही हैं, 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 वो सब तुम्हारी इलिमिनेट हो जाएगी। सिर्फ एक पॉसिबल डायरेक्शन, the direction which is perpendicular to the direction of wave is allowed to pass through the polarizer and the process is named as polarization। ठीक है, तो पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है? जो लाइट की पॉसिबल वाइब्रेशंस थी, ठीक है, जो पहले एक अनपोलराइज्ड लाइट थी, अनपोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में पॉसिबल थी, उन सब वाइब्रेशंस को किसी एक डायरेक्शन में फिक्स कर लेना इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। दोबारा से, रिस्ट्रिक्टिंग का मतलब फिक्स करना, रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट के साथ ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी डाल दो, क्योंकि हमने जो वाइब्रेशन सेट करनी है वो किसकी सेट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ क्यों नहीं छेड़खानी करनी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ कोई छेड़खानी कर लो, लाइट की ब्राइटनेस किससे लिंक्ड होती है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दैट optical phenomena of light are totally linked with electric field vector. So restricting the vibrations of light or electric field vector in a plane perpendicular to the direction of propagation of wave is called polarization। अब बोर्ड पे देखो, इधर देखो एक सेकेंड,
जो अभी मैंने डायग्राम बनाई थी रोप वाली, वो चीज क्लियर होगी। मैंने रोप की तुम्हें एग्जांपल क्यों दी थी, क्योंकि रोप को जब मैं शेक कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ही मैं रोप में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या थी इस रोप में, सामने की तरफ। वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल वो किस डायरेक्शन में पॉसिबल थी, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। क्या पार्टिकल इधर उधर जा रहे थे? नो, पार्टिकल्स जो तुम्हारे उस रोप के पार्टिकल्स थे, या तो वो क्रेस्ट बना रहे थे या वो ट्रफ बना रहे थे। मतलब रोप के पार्टिकल्स या तो वो ऊपर की तरफ जा रहे थे या वो नीचे की तरफ जा रहे थे। तो जो वाइब्रेशंस है, पार्टिकल की वाइब्रेशन है, फिक्स थी। कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या थी? एक्स एक्सिस। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो यहां से जो मुझे वेव मिली थी, वो कौन सी वेव मिली थी? प्लेन पोलराइज्ड प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन पोलराइज्ड वेव, प्लेन पोलराइज्ड का मतलब जो तुम्हारी वेव है, उस वेव का जो एक वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, वो दोनों 90 डिग्री पे फिक्स हैं। और प्रोग्रेसिव वेव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है। प्लेन पोलराइज्ड प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। वो वेव्स के टाइप हमने 11th क्लास में पढ़े थे, स्टेशनरी वेव्स होती हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। चलो, इतने में कोई डाउट? Definition लिख लिया, restricting the vibrations of light electric field vector in a plane perpendicular to the direction of propagation of, ठीक। चलो, write down आगे। The substances, yes, write down। The substances that are, the substances, हाँ इसके अंदर ही लिखो। The substances that are used materials or substances that are used to convert a polarized light from an unpolarized light are called Polaroids, ठीक है। Materials that are used to convert a polarized light from an unpolarized light are called Polaroids। और Polaroids की एग्जांपल नोट कर लो। कुछ Polaroids हैं जो 2-3 नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज टॉर्मलिन क्रिस्टल, next one is quartz crystal and third one is Nicol prism। ये एक नंबर में पूछा जाता है कि give the example of any two Polaroids, ठीक है। जो नेचर में हमारे Polaroids एग्जिस्ट करते हैं, टॉर्मलिन क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और निकोल प्रिज्म है। फाइन, these are the three Polaroids that are used to convert a unpolarized light into a polarized one, ठीक है। ये 3 नाम याद रखना, टॉर्मलिन क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म। ऐसा नहीं है और बहुत भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं पोलराइजर्स, बट दीस 3 आर बेस्ट पोलराइजर्स, ठीक है। पोलराइजर्स और पोलराइड्स, टॉर्मलिन क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड निकोल प्रिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, टॉपिक बनाओ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ unpolarized light and polarized one। Pictorial representation of unpolarized light and polarized light।
ड्रॉ करो। Fine. This is a symbol of a unpolarized light and this is a symbol of polarized light. बीच में मैंने रखा हुआ है polarizer. When an unpolarized light is allowed to pass through a polarizer, the light we'll get is a plain polarized light. ठीक है? तो ये जो तुम्हारी light होगी, this will be a plain polarized light. ठीक है? डिफरेंस क्लियर ही हो रहा है? यहाँ पे देख लो, ये जो हमारी लाइट है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस हैं, दीज आर पॉसिबल इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट वाइब्रेट कर सकता है। बीच में जब मैंने पोलराइजर रख दिया तो ये जो तुम्हारा ये इसको बना लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव और ये तुम्हारा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो जो कंपोनेंट सिर्फ अलाउ होगा पास होने के लिए दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। Done? Note? Yes. क्लास इधर देखो बोर्ड पे। यस, जो मैंने तुम्हें यस इधर देखो, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक लाइट है। ठीक है, ये हमारी लाइट वेव है। दिस इज अ अनपोलराइज्ड लाइट वेव। ठीक है, दोबारा से इस एग्जांपल को समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल दिस इज अ अनपोलराइज्ड लाइट वेव। ठीक है, इस अनपोलराइज्ड लाइट में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस ऊपर नीचे भी पॉसिबल है, इधर उधर भी पॉसिबल है। मान के चलो इधर उधर भी हो रहे हैं और ऊपर नीचे भी हो रहे हैं। बीच में मैंने एक सब्सटेंस को ऐसे रख दिया, इधर देखो मार्क, दिस इज टू बी अ पोलराइजर। अब जैसे ये लाइट पोलराइजर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, जो ब्लैक वाला मार्कर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक वाला मार्कर ब्लॉक हो जाएगा और ये जो रेड वाला मार्कर है दिस इज अलाउड टू पास। तो जो वाइब्रेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सिर्फ परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के, सिर्फ दोज वाइब्रेशंस आर अलाउड टू पास थ्रू अ पोलराइजर और बाकी के जो हमारे वाइब्रेशन होंगे वो सब ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस थे पहले, in case of an unpolarized wave the vibrations of electric field vector are possible in all the directions, ऊपर नीचे भी, आगे पीछे भी, इधर उधर भी, inclined भी। हमने क्या किया, इन सब वाइब्रेशंस को स्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए और जो हमारी वेव हमें मिली दैट विल बी अ प्लेन पोलराइज्ड वेव। सर जब इतने सारे में से बस एक डायरेक्शन फिक्स कर दी तो 50% एफिशिएंसी बन कैसे गई? 50% एफिशिएंसी, हाँ, ये फैक्ट है कि जब भी तुम्हारी लाइट, कोई भी तुम्हारी अनपोलराइज्ड लाइट किसी एक पोलराइजर के थ्रू पास होगी तो जो उसकी इंटेंसिटी होगी फर्स्ट पॉइंट पे वो हाफ होगी। बाकी और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो अभी आगे मैलस लॉ आएगा उसमें मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, इधर देखो, यस क्लास, ये जो मैंने तुम्हें लाइट बनाई है, इधर देखो, यस, इस लाइट का मतलब, ये जो तुम्हारी अनपोलराइज्ड लाइट है इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन सब डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, तो सबको पता है ना। इस लाइट का मतलब, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यस ऑन द बोर्ड, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अनपोलराइज्ड लाइट। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, इधर देखो, लेट्स से at t equal to 1 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड था, फिर at t equal to 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां पे ओरिएंट हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कंटीन्यूअसली अपनी पोजीशंस को चेंज करते जा रहे हैं इन द स्पेस, बट वो जो पोजीशन चेंजिंग है वो इस तरीके से हो रही है कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब दिस इज द बिहेवियर ऑफ वेरिएशन ऑफ अ अनपोलराइज्ड लाइट इन द स्पेस। अब जैसे ये लाइट हमारी पोलराइजर के थ्रू पास होगी, पोलराइजर क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव को फिक्स कर देगा। जैसे ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव फिक्स हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब अगर पोलराइजर ने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव को फिक्स कर दिया कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उस अकॉर्डिंगली अपनी डायरेक्शन को अलाइन कर लेगा and the light that we'll get as the output from the polarizer is called plane polarized light।
ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को फिक्स करना इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, और जो हमारे सब्सटेंसेस यूज होती हैं कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारे पोलराइजर्स कहलाते हैं और पोलरॉइड कहलाते हैं। पोलरॉइड्स के एग्जांपल निकोल प्रिज्म, टूरमैलीन क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखने हैं। अगला हेडिंग बनाओ, यस मैडम, नेक्स्ट हेडिंग मैलस लॉ। Malus law or law of Malus. Malus law. Right now, this law states that intensity of light that we will get from an analyzer. This law states that the intensity of light that we'll get from the analyzer varies directly proportional to the cosine of the angle between the analyzer and polarizer। अब इस लॉ को ध्यान से समझना, क्वेश्चन कंपटीशन में इसी लॉ का आता है, मेलस का। This law states that the intensity of light that we'll get from an analyzer varies directly proportional to the square of cosine of the angle between the analyzer and polarizer. Varies directly proportional to the square of the cosine of the angle between the analyzer and polarizer। ठीक है, बहुत इजी चीज है, समझो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले इस लॉ को समझने के लिए वी हैव टू लुक फॉरवर्ड ऑन टू वर्ड्स कि एनालाइजर क्या चीज है और पोलराइजर क्या चीज है, ठीक है। लॉ repeating again, this law states that intensity of light that we'll get from an analyzer, ठीक है, varies directly proportional to the square of the cosine of the angle between the analyzer and polarizer। एक डायग्राम बनाता हूं, फिर उस डायग्राम से इस लॉ को लिंक करेंगे। Draw it, discussion 1, draw करो। Draw it. Unpolarized light, फर्स्ट तुम्हारा पोलराइजर, देन इज योर एनालाइजर, और लास्ट में तुम्हारा जो मिलेगा दैट इज अ प्लेन पोलराइज्ड वेव।
हो गया नोट? ठीक है, इधर देखो बोर्ड पे। यस, इस डायग्राम में हमारी 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज अनपोलराइज्ड वेव, नेक्स्ट वन इज पोलराइजर, देन वन इज एनालाइजर और लास्ट में तुम्हारा प्लेन पोलराइज्ड वेव है। ठीक है, इधर देखो बोर्ड पे। यस, अगर हमारी एक अनपोलराइज्ड लाइट है, मान के चल रहा हूं अनपोलराइज्ड लाइट की इनिशियल इंटेंसिटी I0 है। इधर देख लो, न्यूमेरिकल्स में सिंपल एक लॉजिक है जो बच्चे सब गलत करके आते हैं, तुमने ध्यान रखना है, इसका न्यूमेरिकल आना ही आना है। जेईई मेंस में पिछले 4-5 साल से सिर्फ इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आ रहा है, ध्यान से समझो। लेट्स से इनिशियली वी हैव अ अनपोलराइज्ड लाइट, उस अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0 है। जैसे इस अनपोलराइज्ड लाइट को मैं पोलराइजर से पास करूंगा, जो मुझे इंटेंसिटी मिलेगी यहां पे वो मिलेगी I0/2। ये फैक्ट है कि कभी भी हम एक अनपोलराइज्ड लाइट को किसी भी पोलराइजर के थ्रू पास करते हैं, यहां पे जो मुझे लाइट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और उसकी इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी से हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद पोलराइजर के बाद जो मुझे अब यहाँ पे एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं आगे पास करूंगा एनालाइजर के थ्रू। एनालाइजर क्या करेगा? एनालाइजर हमें एनालाइज करके देगा। नाम से ही क्लियर हो रहा है, पोलराइजर ने क्या करना है? लाइट को प्लेन पोलराइज्ड में कन्वर्ट करना है। एनालाइजर ने क्या करना है? लाइट को एनालाइज करना है कि उसकी जो पोलराइजेशन हुई है किस फैक्टर से हुई है। ठीक है, कितने फैक्टर से जो हमारी पोलराइजेशन हुई है वो पॉसिबल हुई है। तो उसके बाद अब ये जो हमें इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी लाइट की I0 थी, जैसे वो पोलराइजर के थ्रू पास हुई उसकी इंटेंसिटी रहेगी I0/2। अब जैसे वो एनालाइजर से बाहर निकलेगी, इसकी इंटेंसिटी लेट से मुझे मिलेगी I'। ठीक है, अब जो फाइनल लाइट मुझे मिली, जो फाइनली मुझे प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली जिसकी इंटेंसिटी I' है। ठीक है, रिपीटिंग अगेन, जो फाइनली मुझे लाइट प्लेन पोलराइज्ड वेव मिली जो एनालाइजर की आउटपुट है, ये जो I0/2 है, दिस इज द आउटपुट ऑफ अ पोलराइजर, और I' जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, दिस इज द आउटपुट ऑफ अ एनालाइजर। तो ये जो I' इंटेंसिटी है, फाइनल लाइट की इंटेंसिटी है I', दिस इंटेंसिटी varies as directly proportional to the square of cosine of angle between the analyzer and polarizer। कहने का मतलब क्या है? एनालाइजर और पोलराइजर दोनों के बीच में कितना एंगल है, उस एंगल का cos थीटा, cos और उसका स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। कहने का मतलब ये जो तुम्हारा I' होगा, I' will be proportional to cos square theta, और where theta is your angle between analyzer and polarizer। ठीक है, यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह आएगा थीटा, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह आएगा कांस्टेंट k, I' इक्वल टू k इंटू cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे k तुम्हारा क्या रहेगा? k की वैल्यू रहेगी I0 cos स्क्वायर थीटा, और ये I0 क्या रहेगा? I0 क्या होगा यहाँ पे? I0 तुम्हारा क्या रहेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम द पोलराइजर। बस ये मिस्टेक नहीं करनी। तो यहां पे जब आप डालोगे फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा वो आपका I' विल बी इक्वल टू I0/2 cos स्क्वायर थीटा बनेगा। बस ये मिस्टेक मत करना स्टूडेंट। इस लॉ में क्या मिस्टेक करते हैं, इधर देखो दोबारा से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट वी विल गेट फ्रॉम एनालाइजर, मतलब जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगी लाइट की, दैट विल गेट फ्रॉम द एनालाइजर वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एनालाइजर एंड पोलराइजर। ठीक है, मान के चलते हैं इनिशियल हमारी लाइट की इंटेंसिटी I0 थी, जैसे ही वो पोलराइजर के से पास होगा उसकी इंटेंसिटी रह जाएगी I0/2। उसके बाद एनालाइजर से पास होगा, मुझे फाइनल इंटेंसिटी मिल रही है I'। We have to calculate net value of I' की फाइनल जो मुझे लाइट मिल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। एक्सप्रेशन I' is directly proportional to cos square theta, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आ गया k, और यहाँ पे जो k होगा that will be the intensity of light। कौन सी इंटेंसिटी? वो इंटेंसिटी जो मुझे पोलराइजर से मिल रही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी, ना कि अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन क्या आएंगे कंपटीशन में, यहाँ पे मैंने एक पोलराइजर एक एनालाइजर रख दिया, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा कि 3 पोलराइजर रखे हुए हैं, इधर देखो बोर्ड पे। यस, पहले इसको नोट करो फिर आगे डिस्कस करते हैं, पहले इसको नोट करो और क्लियर।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जो मेलस लॉ में आई नॉट रखेंगे, आई नॉट तुम्हारी पिछले पोलराइजर से जो इंटेंसिटी निकल रही है वो इंटेंसिटी हो। हाँ एंगल क्या है ये तो देखो ना, एनालाइजर लाइट को एनालाइज करेगा कि पोलराइजेशन हुई है कि नहीं हुई है, कितने परसेंट पोलराइजेशन हुई है, तो वो तो बताइए फिर ब्राइटनेस कम हो गई, ब्राइटनेस कम हो गई। एनालाइजर भी एक पोलराइजर ही है, एनालाइजर भी एक पोलराइजर ही है। पोलराइजर है जो को पोलराइज करेगा, एनालाइजर भी उसी क्वांटिटी का, उसी मटेरियल का एक सब्सटेंस है जो लाइट को एनालाइज करेगा कि कितने परसेंट पोलराइजेशन है, और वो भी कुछ इंटेंसिटी को खाएगा। हमें पता है कि वो हाँ बस चेक करना, क्रॉस चेक करना पता है, और पोलराइजर एनालाइजर ना लगाओ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं कैटेगरी कर रहा हूँ पोलराइजर। वो हमें पता है कि अगर हमें पोलराइजर रख दिया तो आप हमें प्लेन पोलराइज साइड से जैसे कोई लगा तो वो फुल नाइट को करेगा तो डायरेक्ट तो मुझे बिजली कर देगा। ये जो वाइब्रेशन हो गई है, जैसे इसमें जो पास होगा पोलराइजर के अंदर जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन से मॉलिक्यूल ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल जो वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में तो और तो इधर उधर वाले को सबको ब्लॉक कर देगा। कैसे हाँ बन रहा होगा फर्स्ट पोलराइजर को हमेशा अगले पोलराइजर के साथ डिपेंड करेगा पोलराइजर कितना है। हाँ जी नोट हो गया, इधर देखो दोबारा, यस ऑन द बोर्ड नोट हो गया पूरा, यस। Malus law states that intensity of light that we will get from analyzer, जो फाइनल हमारा एनालाइजर है उससे जो हमारी लाइट निकलेगी उसकी कितनी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट विल गेट फ्रॉम द एनालाइजर वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द एनालाइजर एंड पोलराइजर। मतलब एक एनालाइजर और एक पोलराइजर दोनों के बीच में कितना एंगल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। अब इधर देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, यहाँ पे लगा k, k की वैल्यू क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट वी विल गेट फ्रॉम पोलराइजर। ठीक है, ये चीज याद रखना। और पोलराइजर से जो हमें लाइट मिलती है वो पक्का से I0/2 होके मिलती है फर्स्ट पोलराइजर में। ठीक है, यहाँ पे इसको I0 मत डालना, I' = I0 cos स्क्वायर थीटा, और I0 की जगह आप क्या डालोगे, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये रब कर दूं, ये सारा हो गया। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन किस कैटेगरी का मिलता है, इधर देखो क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेगा कुछ इस तरीके से कि ये तुम्हारी एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। ठीक है, मान के चलो एक तुम्हारी अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, इसकी इंटेंसिटी I0 है, इसके आगे मैंने 3 पोलराइजर्स रख दिए। ठीक है, इसके आगे मैंने 3 पोलराइजर रख दिए, एक पोलराइजर सीधा रखा, अगला पोलराइजर 30 डिग्री के एंगल पे रखा, अगला पोलराइजर 60 डिग्री के एंगल पे रखा, फाइनल जो लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी। ठीक है, अभी ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो करना क्या आप लोगों ने, देखो 3 पोलराइज्ड शीट रख दी। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा क्या एनालाइजर है क्या पोलराइजर है। 3 शीट्स रखने का सिंपल मतलब है जो पहली शीट है वो तो पक्का से पोलराइजर का काम करेगी, अगली शीट तुम्हारी एनालाइजर, अगली शीट भी तुम्हारी फिर पोलराइजर होगी, लास्ट शीट तुम्हारी एनालाइजर होगी। भाई एनालाइजर ने क्या करना है, एनालाइजर ने क्या करना है, एनालाइजर ने एनालाइज करना है कि लाइट कितनी पोलराइज हुई है। ठीक है, तो पोलराइजर, पोलराइजर, एनालाइजर, अब 3 बार हमारा मेलस लॉ लगेगा और फाइनली यहां पे हमारी करेंगे क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, बस सर एक बार पोलराइज होने के बाद दोबारा पोलराइज कैसे करेगा पोलराइज? बस सीरीज में पोलराइजर रख दिए, जैसे रेजिस्टेंस है तो इसकी इंटेंसिटी सेकंड वाले पोलराइजर के बाद I/4 हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार पोलराइज होने के बाद दूसरी बार पोलराइज क्यों करेगा, जब पहले ही पोलराइज। लिखो एक क्वेश्चन समझाता हूं, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखो,
यस, साथ साथ नोट करते रहो। An unpolarized light is allowed to pass through series of polarizers as shown in figure. Calculate the value of I double dash. ठीक है, मैं फिगर बना रहा हूं। यहाँ भी से Yes, this is the question. इधर देखो, an unpolarized light is allowed to pass through series of polarizers as shown in the figure. Calculate the value of I double dash. एक unpolarized light है, ठीक है? Unpolarized light की लेट से मैंने मान ली इनिशियल इंटेंसिटी I नॉट। पहले इसको मैंने पास किया पोलराइजर P1 से, फिर इसको मैंने पास किया पोलराइजर P2 से, और फाइनली लाइट मुझे बाहर निकली। जब P1 से जब हमारी लाइट निकली उसकी इंटेंसिटी I डैश है, जब P2 से हमारी लाइट निकली उसकी इंटेंसिटी I डबल डैश है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? I डबल डैश की। क्वेश्चन में गिवन है P1 एंड P2 आर अलाइन्ड एट 30 डिग्री टू ईच अदर। इधर देखो, क्वेश्चन तुम्हें जब भी पोलराइजेशन का क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें पहला वाला पोलराइजर इनिशियल अनपोलराइज्ड लाइट के साथ किसी एंगल पे गिवन नहीं मिलेगा, उसको जैसे मर्जी रख लो, वो तुम्हारा हमेशा लाइट की इंटेंसिटी को हाफ ही करेगा। फर्स्ट पोलराइजर का तुम्हें एंगल नहीं गिवन होगा, उसके बाद जितने सीरीज में पोलराइजर गिवन होंगे वो तुम्हें उनकी अलाइनमेंट गिवन होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो बार मैलस लॉ लगेगा। पहले फर्स्ट स्टेज पे कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I डैश? I डैश इक्वल टू I नॉट इनटू cos स्क्वायर थीटा। एक सेकंड, अभी I नॉट की वैल्यू डालने तो दो। अरे क्या पहला पोलराइजर हाफ ही करेगा? हाँ, हाफ ही करेगा। इधर देखो, यहाँ तो मैलस लगाने की जरूरत ही नहीं है। फाइन, I डैश तुम्हारा कितना आ जाएगा? I नॉट बाय 2। ठीक है, यहाँ पे मैलस लगाने की जरूरत ही नहीं है। पहले हमारा I नॉट आ गया, फर्स्ट पोलराइजर के थ्रू पास होगा, I डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I नॉट बाय 2। उसके बाद हमने क्या निकालना है? I डबल डैश। I डबल डैश, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे I डबल डैश इक्वल टू I डैश इनटू cos स्क्वायर थीटा, और I डैश कितना लेंगे? I नॉट बाय 2, और थीटा कितना है दोनों के बीच में? 30 डिग्री। cos स्क्वायर 30 डिग्री तुम्हारा कितना हो जाएगा? √3 बाय 2 का स्क्वायर 3 I नॉट बाय 8। तो I डबल डैश की वैल्यू आएगी 3 I नॉट बाय 8। क्लियर हुआ मैलस लॉ कैसे लगाना है? ठीक है, दिस इज अबाउट 2 पोलराइजर्स। ठीक है, और एक कर लेते हैं 3 पोलराइजर का। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है कंपटीशन में। क्लियर हो गया? बस मिस्टेक यहाँ पे ये नहीं करनी, यहाँ पे I नॉट नहीं लेना, यहाँ पे हमेशा I डैश लेना है। I डैश तुम्हारा क्या रहेगा? जो फर्स्ट पोलराइजर से लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी। क्लियर? शायद अब दिस क्लियर हो गया? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? फाइन, पहले पोलराइजर से लाइट निकलेगी I डैश, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट पोलराइजर से निकलेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में हमें गिवन था 30 डिग्री पे। ठीक, अभी करा रहा हूं तीसरा। यस, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन।
सबको? लिखो an unpolarized source S is your source of unpolarized light. S is your source of unpolarized light is placed in front of three polarizing sheets P1, P2 and P3. S is your source of unpolarized light is placed in front of three polarizing sheets P1, P2 and P3. O1, O2, O3 are the intensity of lights observed by observer 1, observer 2, observer 3. ठीक है? O1 तुम्हारा फर्स्ट ऑब्जर्वर है, O2 हमारा सेकंड ऑब्जर्वर है और 3 हमारा थर्ड ऑब्जर्वर है. ठीक है? आगे लिखो. Sheets are oriented in such a way that P2 is aligned at an angle of 60 degrees with P1. P2 is aligned at an angle of 60 degrees with P1 and P3 is aligned at an angle of 30 degree with P2. P2 is aligned at an angle of 60 degree with P1 and P3 is inclined at an angle of 30 degree with P2. 3I by 3I not by 32. करो O3 की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? पोलराइजिंग शीट ही मान लो. जैसे कोई क्वेश्चन में कोई एनालाइजर पोलराइजर की बात है. एनालाइजर एक पोलराइजिंग शीट ही. ठीक है? एनालाइजर पहले पोलराइजिंग शीट के थ्रू हमेशा इंटेंसिटी हाफ होगी. अगली पोलराइजिंग शीट के थ्रू कितनी इंटेंसिटी निकलेगी वो डिपेंड करेगा कि सेकंड पोलराइजिंग शीट फर्स्ट पोलराइजिंग शीट के साथ कितने एंगल में है. हाँ नहीं हाँ एनालाइजर उसकी इंटेंसिटी को और समझेगा. इस तरीके से सीरीज ऑफ पर अब ये एक रेजिस्टर अब अगर मैं सीरीज में लगा दूंगा तो ये दोनों एक कंबाइंड इफेक्ट ही प्रोड्यूस करेंगे ना. मतलब फाइनल करंट तो हमारा कम हो गई. तो ये दोनों का फाइनल एक कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी. अब कॉम्बिनेशन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज नथिंग बट ठीक है. नाम उसको एनालाइजर दे दिया बट वो काम पोलराइजर. हाँ जी आया आंसर. इधर देखो लेट्स से यस यहाँ पे जो मुझे इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी मान के चल रहा हूँ I0. यहाँ पे इंटेंसिटी मिल रही है I1, यहाँ पे मिल रही है I2, यहाँ पे मिल रही है I3. I1 की वैल्यू कितनी होगी? I0 by 2. फर्स्ट पोलराइजिंग शीट के थ्रू यस फर्स्ट पोलराइजिंग शीट के थ्रू जब हमारी लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? हाफ I0 by 2. हाँ जी. I2 पे मैलस लॉ लगाएंगे. I2 की वैल्यू I1 into cos square theta. I1 कितना है? I0 by 2. एंगल दोनों के बीच में 60. cos square 60. वैल्यू कितनी आ जाएगी? I0 by 8. तो I2 कितना आ जाएगा? I0 by 8. उसके बाद क्या लगाएंगे मैलस लॉ? I3 थर्ड पोलराइजिंग शीट पे. I3 equal to I2 into cos square theta. I2 कितना है? I0 by 8 into cos square 30 डिग्री. तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा? 3 I0 by 32. तो फाइनली जो हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगी उसकी वैल्यू होगी 3 I0 by 32. ठीक है. याद रखना है हमेशा जो मैलस लॉ लगेगा उसकी इनिशियल इंटेंसिटी पीछे वाली इंटेंसिटी लेनी है. अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी नहीं लेनी. जो मिस्टेक होती है टॉपिक. ठीक है. अच्छा अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से ट्विस्ट होता. इधर देखो ये क्वेश्चन हो गया. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में मैं हल्का सा ट्विस्ट कर रहा हूं. इधर देखो
क्वेश्चन यस ऑन द बोर्ड। अभी फिलहाल क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि तीन पोलराइजिंग शीट इस तरीके से रखी हैं कि P2 ने P1 के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया, P3 ने P2 के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, वैल्यू ऑफ I3 निकालो। अगर मैं क्वेश्चन की लाइन को हल्का सा चेंज कर देता हूं कि P2 ने P1 के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, P2 ने P1 के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया और P3 ने P1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया। P2 ने P1 के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया और P3 ने P1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो आंसर में क्या चेंज आएगा? सेम रहेगा आंसर। कहने का मतलब क्या भाई, ये इसके साथ 60 डिग्री पे यहाँ पे निकल जाएगा। हमने जब मेलस लॉ लगाना है, हमने हमेशा एंगल पिछले वाले के साथ देखना है। ये इसके साथ 90 डिग्री पे अलाइंड है, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों के बीच में तो 30 डिग्री का ही बचा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है। पहले क्वेश्चन था P2 और P3 के बीच में डायरेक्ट एंगल 30 डिग्री का दे दिया, बाद में इसके और उसके बीच में एंगल 90 डिग्री का दे दिया। तो ध्यान रखना, जो मेलस लॉ में cos स्क्वायर थीटा होता है, वो थीटा तुम्हारे कंसेक्यूटिवली पोलराइजिंग शीट्स के बीच का एंगल होता है। कंसेक्यूटिवली पोलराइजिंग शीट, ऐसा नहीं कि पहले का तीसरे के साथ 90 दे दिया, वहां पे cos स्क्वायर 90 रख दो, आंसर 0 आ गया। ये चीज क्लियर है? ऐसे नहीं कि तीसरे का एंगल 90 डिग्री दिया है, यहाँ पे cos 90 रख दिया, फाइनल इंटेंसिटी 0, और ऑप्शन में भी होगा। ठीक है, थीटा हमेशा पिछली वाली पोलराइजिंग शीट के साथ वाला एंगल देखना है। ठीक है, तो इसके साथ अगर 90 बना रहे हैं, इन दोनों के 60 बीच में 60 है, तो P2 के साथ पक्का से 30 डिग्री पे। समझ आ गया? ठीक है, लेट्स डू द लास्ट टॉपिक ऑफ पोलराइजेशन। हेडिंग बनाओ ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेलस लॉ था, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा कंपटीशन में मेलस का ही अटकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ब्रूस्टर्स लॉ। राइट डाउन डेफिनेशन लिखो ब्रूस्टर लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the unpolarized light can be converted into a plane polarized one. According to this law, the unpolarized light can be converted into a plane polarized one by the method of reflection if it is incident on the reflecting surface, if it is incident on a reflecting surface at a particular angle called, at a particular angle of incidence, at a particular angle of incidence called Brewster's angle. Brewster's angle IB, इंसिडेंस ब्रूस्टर, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू tan IB, और IB की वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ म्यू। ठीक है, बहुत इजी सा लॉ है, नोट करो। According to this law, the unpolarized light can be converted into a plane polarized one by the method of reflection if it is incident on a reflecting surface at a particular angle of incidence called Brewster angle, mu equal to tan IB, IB equal to tan inverse of mu। क्या ये समझ आ रहा है? Yes, sir। क्या मतलब है इसका?
रे तो इजी है, समझ सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। देखो अब तक हमने क्या, इधर देखो, अब तक हमने क्या सीखा कि कोई भी अगर तुम्हारी अनपोलराइज्ड लाइट है उसको आपको पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है, आपको उसको पोलराइजर से पास करना पड़ेगा। ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है? ब्रूस्टर वाज अ साइंटिस्ट दैट ऑब्जर्व्ड कि अगर हम एक लाइट को रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें कोई लाइट मिले, उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है, according to this law the unpolarized light can be converted into a plane polarized one by the method of reflection। रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हमें जो लाइट मिल सकती है वो प्लेन पोलराइज्ड मिल सकती है if it is incident on a reflecting surface at a particular angle of incidence called Brewster angle IB और mu equal to, और वो Brewster angle क्या होगा? फिक्स होगा tan inverse of mu। म्यू कैसा? mu refractive index of medium, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कैसे? इधर देखो, ये नोट हो गया, ठीक है, बहुत इजी है। इधर देखो, रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है? इधर देखो, कुछ नहीं, सिंपल है। ऑन द बोर्ड ये सीधा देखो, ये ग्लास स्लैब है, क्लास, दिस इज अ ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है। यहां से ये तुम्हारा हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। whenever a light is incident on this glass slab, ठीक है, ये लाइट हमारी कुछ इंसिडेंट हुई, लेट्स से मैंने एंगल बना लिया, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होगा? a ray of light is going from rarer to denser medium, it should bend towards the normal, ठीक है। तो लाइट का जो एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और ये तुम्हारा होगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें पता है कि जब भी हमारी लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो कुछ ना कुछ पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होती है। इस लाइट का कुछ हिस्सा नीचे गया है और कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट होके ऊपर भी जाएगा, ठीक है। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड लाइट। और रिफ्लेक्शन में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये तुम्हारा एंगल आर लगा लो। ये कौन सा एंगल आ रहा है? रिफ्लेक्शन वाला एंगल। और ये तुम्हारा एंगल आर क्या था? रिफ्रैक्शन वाला एंगल। यहां वाला, इसको एक को आर ले लो, एक को आर डैश ले लो। ये जो तुम्हारा आर डैश होगा ये एंगल आई से छोटा होगा और ये जो एंगल आर होगा ये एंगल आई से इक्वल। बड़ा क्यों? इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ब्रूस्टर साइंटिस्ट ने क्या कहा था, देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, इस लाइट को, इधर देखो, इस लाइट को नॉर्मल के साथ हम किसी भी एंगल पे रख सकते हैं। ये लाइट फिलहाल इस एंगल पे है, इसको थोड़ा अंदर भी कर सकते हो और अंदर कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, बट एक फिक्स एंगल होगा। कौन सा फिक्स होगा? है ये एंगल आई इक्वल टू आई बी, ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। फिलहाल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अरे कुछ भी हो सकता है। इधर देखो, इधर देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, व्हाटएवर इट कुड बी, बट इन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में, इधर देखो, ये 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60, व्हाटएवर इट कुड बी, बट इन सब पॉसिबिलिटीज में एक एंगल ऐसा होगा, क्या? म्यू इक्वल टू tan IB, और यहां से IB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स ऑफ म्यू। इधर देखो ध्यान से, मान के चलते हैं ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। इधर देखो, लेट्स से इधर IB इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू ऑन द बोर्ड। IB इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू मतलब IB इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू कितना है? 1.5। लेट्स से tan इनवर्स ऑफ 1.5 हमारा आता है 62.5 डिग्री, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है, कुछ भी एंगल आता होगा। लेट्स से tan इनवर्स ऑफ 1.5 comes out to be 62.5 डिग्री। तो अगर आप अपनी इंसिडेंट लाइट को, ये जो लाइट है, अगर आप अपनी इंसिडेंट लाइट को एट अ फिक्स एंगल 62.5 डिग्री पे इंसिडेंट करोगे इस ग्लास स्लैब पे, तो कुछ हिस्सा तो इस लाइट का अंदर चला जाएगा, वो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड लाइट होगी। बट जो तुम्हें बाहर पार्शियली रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट मिलेगी, इट वुड बी अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर आप अपनी इस लाइट को फिक्स 62.5
5 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट कर। क्लियर हुआ ब्रूस्टर लॉ? ये तुम्हारी कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट, नॉर्मल लाइट जो किसी भी सोर्स से आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब इसको किसी भी एंगल पे रखो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, यहां पे तुम्हें नॉर्मल लाइट मिलेगी, वो अनपोलराइज्ड लाइट होगी। बट इनमें से एक कॉम्बिनेशन, एक केस ऐसा पॉसिबल है, म्यू इक्वल टू tan IB और IB इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। मान के चलते इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, म्यू इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.5, ठीक है। तो IB की वैल्यू कितनी आई? मान के चलते हैं 62.5 डिग्री। तो अगर आप अपनी इंसिडेंट लाइट को 62.5 डिग्री पे सेट करके इंसिडेंट कराओगे इस ग्लास स्लैब पे, लाइट रिफ्रैक्ट होगी और जो पार्शियल रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट के थ्रू बाहर निकलेगी वो तुम्हारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। दिस इज योर ब्रूस्टर। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ द लाइट कैन बी प्लेन पोलराइज्ड बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन if it is incident on the refracting surface at a certain angle equal to tan inverse of फाइन करो। हाँ यहाँ 2 मिनट रुक जाओ, पहले कवर अप कर लेते हैं इस टॉपिक को, जल्दी से नोट करो इसको फास्ट। तो 62.5 पे इसकी इंटेंसिटी हाफ होगी। 62, हाँ 62.5 पे ये जो तुम्हारी लाइट, नहीं अब यहाँ पे वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि यहाँ पे अगर ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है इसकी इंटेंसिटी हाफ होगी क्या नहीं। तो इसे पोलैरिमीटर नहीं कहेंगे? नहीं, इसको पोलराइजर नहीं कहेंगे, क्योंकि पोलराइजर, पोलैरिमीटर नहीं, इसको पोलराइजर। हाँ हियर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि यहाँ पे भी इंटेंसिटी हाफ होगी कि नहीं होगी। अगर लाइट किसी पोलराइजर के थ्रू पास हो रही है, पोलराइजर के थ्रू पास होके प्लेन पोलराइज मिल रही है, दैट विल बी I0/2। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी? I0/2। आई एम नॉट कंफर्म कि ब्रूस्टर एंगल पे अगर हम लाइट को बाहर निकलेंगे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो होगी, अब उसकी इंटेंसिटी I0/2 होगी। आई एम नॉट श्योर। तो ये एंगल नेगेटिव होता है? ये एंगल नेगेटिव होता है। tan में तो रेंज tan इनवर्स भी नेगेटिव भी होती है ना, -5/2। tan इनवर्स चेक कर लो, नेगेटिव ये मैथमेटिक्स पार्ट से चेक करके देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नेगेटिव है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता। लेकिन आप देखिए tan इनवर्स में tan इनवर्स में अगर -90 है प्लस नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं अपना मैथ लगा के देख लो। ये भाई तुम है ना इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पॉसिबल क्या है? 1 पॉसिबल है, एयर का होता है, 1.33 वाटर का होता है, 1.5 ग्लास का होता है। इन तीनों में मेरे ख्याल से नेगेटिव, एक बार साइंटिफिक कैलकुलेटर है किसी के पास, चेक कर लो। है ना, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। एक बार चेक करना tan इनवर्स ऑफ 1.5 कितना होता है? 0 से पॉजिटिव होता है। कैलकुलेटर से चेक कर लो, एक सेकंड। ये तो मैंने रफली ले लिया था 62.5 तुम्हें बताने के लिए। नहीं ये तो नहीं होता, इतना मेरा तुक्का सही नहीं होता। tan इनवर्स ऑफ 1.5 चेक करना कितना होता है? tan इनवर्स ऑफ 1.5 इनवर्स डिग्रीज में, वो रेडियन में होगा, डिग्रीज में। किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नाम की ऐप तो इंस्टॉल करनी रखी होगी सर। 63 के आसपास। 63 के आसपास आएगा, बस वही 63 के आसपास होगा। tan 1.5 होता है। tan इनवर्स ऑफ 145 डिग्री होता है। tan इनवर्स ऑफ 145 डिग्री होता है। tan 1.5 होता है। इसे अरे tan 1 डिग्री। आई नो tan इनवर्स ऑफ 145 डिग्री होता है, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1। तो अगर ये tan इनवर्स 1.5 होता है, tan 45 होता है, यस सर, हां सही कह रही है। tan 45 डिग्रीज 1 होता है, तो tan इनवर्स ऑफ 145 डिग्रीज होगा। नो आप बोल रहे tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 1 डिग्री 1.5 होता है। 1 रेडियन होता है। tan 1 डिग्री 1। इधर देखो यार, मेरा मैथ वीक है, ठीक है, मानता हूँ, तुम्हारा एटलीस्ट उतना, उससे तो ज्यादा। इधर देखो tan 45 डिग्रीज इक्वल टू 1 होता है, इसको मैं उधर ले लूं तो लिख सकता हूँ 45 डिग्रीज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। यस सर। तो tan इनवर्स ऑफ 1 45 होता है, tan इनवर्स ऑफ 1.5 45 से तो बड़ा एंगल होगा, 63 के आसपास हो गया। ये तो मैंने रैंडमली उठाया था नंबर कोई।
Fine. So this is all about polarization of light. खत्म.